वो हैं अरस्तु। ठीक है, अरस्तु की फिलॉसफी साहित्य के अलावा भी बड़ी फेमस रही है। अरस्तु का जन्म 384 ईस्वी में और मृत्यु 352 ईस्वी में हुई थी, ईसा पूर्व। ठीक है, 384 ईपू में और मृत्यु 322 ईपू में हुई थी। कहाँ? वहीं यूनान के मकदूनिया में। मकदूनिया में इनका जन्म हुआ था। इनका भी जन्म जो स्थान है वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसे सीधे सीधे प्रश्न भी बनता है। ठीक, ये प्लेटो के शिष्य हैं, वही प्लेटो जिनको अभी हमने पढ़ा। इनके गुरु कौन है? प्लेटो। और इनका शिष्य, इनके शिष्य कौन है? इनके शिष्य हैं सिकंदर। फेमस, हालांकि सिकंदर का वैचारिकों से आगे में हम नहीं पढ़ते हैं उसको, लेकिन एज ए शिष्य के रूप में, क्वेश्चन के रूप में यह प्रश्न पूछ सकता है। ठीक, ये काफी कुछ हद तक प्लेटो से इन्होंने सीखा, प्लेटो से ही समझा, लेकिन ये प्लेटो से कई बिंदुओं पर इनकी विचारधारा प्लेटो से अलग थी, जिसको इन्होंने अपने सिद्धांत में बताया है। पहला सिद्धांत इनका आता है जो है वो है अनुकरण का सिद्धांत। ठीक है, अनुकरण का सिद्धांत इनका पहला सिद्धांत है। दूसरा जो इनका इंपॉर्टेंट सिद्धांत है वो है त्रासदी, और तीसरा है विरेचन। त्रासदी, तीसरा है विरेचन। यह तीन सिद्धांत इन्होंने दिए, जिसमें अनुकरण सिद्धांत जो कि पहले प्लेटो दे चुके हैं, उसको ही इन्होंने और एक्सप्लेन किया। जहां प्लेटो ने इसको 3 गुना दूरी माना, वहीं अरस्तु कहते हैं यह 3 गुना दूरी नहीं है, बल्कि अनुकरण क्या है? हूबहू है। किसी चीज का हूबहू अनुकरण करना ही उन्होंने अनुकरण माना। उन्होंने कहा, अरस्तु कहते हैं अनुकरण क्या है? दरअसल सृजन की एक प्रक्रिया है। क्या है? सृजन की प्रक्रिया है। इन्होंने अनुकरण को सृजन की प्रक्रिया और हूबहू अनुसरण माना है। ठीक, हम बात करें त्रासदी की, तो त्रासदी, यही त्रासदी जिसे ट्रेजेडी भी कहते हैं, कहा इन्होंने, ट्रेजेडी के रूप में भी शब्द जानते हैं, वही ट्रेजेडी है आपकी त्रासदी। त्रासदी को इन्होंने इसको एक्सप्लेन करने के लिए 6 भाग में डिवाइड किया। पहला है कथानक, दूसरा है विचार, पदयोजना, गीत और दृश्य। ठीक है, ये आप लोग को दिख रहा है। ठीक, यहाँ नहीं से नहीं दिख रहा है, तो छठवां जो है वो है दृश्य। इस 6 भागों में इन्होंने त्रासदी को डिवाइड किया, इससे भी प्रश्न पूछता है। ठीक है, विरेचन की बात करें तो विरेचन को ही आप कथारसिस मानते हैं। यह एक इसको, एक तो उन्होंने कथारसिस कहा, ये थोड़ा सा सर्जन का शब्द है। कथारसिस, इसको इन्होंने कहा कि भावों के शमन की जो प्रक्रिया होती है, दरअसल वो साहित्य के द्वारा होती है। भावों के शमन की प्रक्रिया, हमारे भीतर कई सारे भाव जो हैं वो हमेशा बने रहते हैं, लेकिन वह भाव जब भी हम जिस भी प्रकार का साहित्य देखते हैं, कोई गंभीर, कोई रोने वाला, कोई मार्मिक, कोई करुण दृश्य देखते हैं, तो हमारी भीतर की जो करुणा है वो बाहर निकलती है, और जब निकलती है तो हमें एक शांति का अनुभव होता है। ठीक है, तो वही भावों के शमन की प्रक्रिया उन्होंने कहा क्या है? विरेचन है। विरेचन द्वारा हम भावों के शमन की प्रक्रिया करते हैं, इसी को इन्होंने कथारसिस कहा। कथारसिस और ट्रेजेडी, ये 2 शब्द आपको ज्यादा सुनने को मिलेंगे, जिसको त्रासदी और विरेचन भी कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं इनकी पुस्तक की। इनकी 3 पुस्तक ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला है पेरिपोएटिकस, दूसरा है थिकनेस, रितो
रिकेस, ठीक है। और तीसरा है वसीयतनामा, ठीक है। ये 3 इनकी इंपॉर्टेंट ग्रंथ हैं, ठीक, जिसमें वसीयतनामा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हालांकि इंपॉर्टेंट सब है, वसीयतनामा ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? इसमें इन्होंने दास प्रथा की मुक्ति पर बात की है। वसीयतनामा दरअसल क्या है? दास प्रथा की मुक्ति पर इन्होंने बात करी है, इसलिए इसको दास प्रथा या दास प्रथा की मुक्ति का पहला घोषणा पत्र भी कहा जाता है। किसे कहा जाता है? वसीयतनामा को, ठीक। अरस्तु जो है वो कविता करने के लिए, जो अक्सर प्रश्न पूछता है कि कौन से विद्वान ऐसे हैं पाश्चात्य साहित्य का जो कविता करने के लिए छंद को इम्पोर्टेंट नहीं मानते, वो कौन है? अरस्तु। अरस्तु काव्य के लिए छंद को महत्वपूर्ण नहीं मानते हैं, ठीक है। यह भी कहा जाता है, एक दो बार इस पे प्रश्न भी आया है, तो आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। अगले विद्वान